हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सतवीर यादव लेके आया हूँ आप सभी के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक। और आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है भारतीय राज्य व्यवस्था में, वो है लोकपाल। आज हम जानेंगे लोकपाल के बारे में कि लोकपाल होता क्या है, और साथ ही हम यहाँ पे बात करेंगे कि लोकपाल का भारत में गठन कब किया गया है, इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, साथ ही इसकी कौन कौन सी कमियां हैं जिसके कारण लोकपाल गठित होने के बाद भी एक प्रभावी छाप नहीं छोड़ पा रहा है। तो इन सब बिंदुओं को साथ में लेकर के हम आज की परिचर्चा स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं लोकपाल के बारे में। चर्चा करूं मैं लोकपाल के संदर्भ पे, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। लोकपाल, लोकपाल नाम से स्पष्ट हो रहा है लोकपाल। और लोकपाल जो है, लोक का मतलब दो शब्दों से मिलकर बना है। हिंदी जो शब्द हैं दो, लोक और पाल। लोक से हमारा तात्पर्य होता है जनता, लोक से तात्पर्य है जनता, और पाल का तात्पर्य, पाल से हमारा अर्थ होता है रक्षक। मतलब वन वर्ड में अगर हम कहें तो जनता का रक्षक। किसका रक्षक है? जनता का रक्षक ही क्या कहलाता है? लोकपाल कहलाता है। ठीक है, तो लोकपाल क्या है? जनता का रक्षक होता है। क्लियर है दोस्तों? लोकपाल, या फिर इसे हम बोल सकते हैं ऑम्बुड्समैन। लोकपाल को हम ऑम्बुड्समैन के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं, क्योंकि विश्व व्यवस्था में जहां भारत में इसे लोकपाल कहा जाता है, यही विश्व के अन्य देशों के अंदर इसे ऑम्बुड्समैन के रूप में परिभाषित किया गया है। अब यहाँ पर जो ऑम्बुड्समैन है, एक्चुअली यह एक स्वीडिश शब्द है। कैसा शब्द है दोस्तों? एक स्वीडिश शब्द है, और स्वीडिश शब्द ऑम्बुड से बना है, ऑम्बुड्समैन। ठीक है ना? ऑम्बुड कैसा शब्द हो गया? एक स्वीडिश शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है तो आपके सामने लिखा हुआ है। ऑम्बुड का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है कुप्रशासन से नागरिकों की क्या करना? रक्षा करना। लोकपाल, जनता का रक्षक, यानी कि सही तरीके से अगर सिस्टम संचालित नहीं हो रहा है तो उसे सही तरीके से संचालित करने के लिए एक ऐसी संस्था, एक ऐसी संरचना हमने बना दी है जिसे बोला गया है लोकपाल, जो कुप्रशासन से नागरिकों की क्या करेगा? रक्षा करेगा। बात करें यहाँ पर लोकपाल के संदर्भ में ऑम्बुड्समैन के बारे में, विश्व में सर्वप्रथम ये जो पद है, ये पद 1809 में सृजित किया गया था। दोस्तों याद रखिएगा इस बात को बहुत अच्छे से, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण ये पॉइंट है। विश्व में सबसे पहले जो लोकपाल लाया गया था वो कब लाया गया है? 1809 में। और 1809 में ये पद आया है कहाँ पे? स्वीडन में। तो विश्व में सर्वप्रथम ये पद आ रहा है स्वीडन में, साल 1809 में इस पद का सृजन किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, हिंदी अर्थ की बात कर रहे हैं तो हिंदी में इसको क्या कह रहे हैं हम? जनता का रक्षक। अब यहां पर भारत जब आजाद हुआ है, तो आजाद होने के बाद में जब भारतीय संविधान बनाया गया, तो भारतीय संविधान में कहीं भी ऐसी कोई संस्था का जिक्र नहीं किया गया। लेकिन समय के अनुसार ऐसा प्रतीत हुआ कि हमें एक ऐसी संस्था की रिक्वायरमेंट है, एक ऐसी संस्था की आवश्यकता है जिसके द्वारा कुप्रशासन से नागरिकों की रक्षा की जा सके। बस फिर क्या था, इसी बात को लेकर के 1963 में भारत में सबसे पहले 1963 में एक समिति यहां पर आ रही है जिसका नाम है हरिश्चंद्र माथुर समिति। और 1963 में हरिश्चंद्र माथुर जो समिति है, इस समिति ने सबसे पहले ऐसी सिफारिश कर दी, सजेस्ट कर दिया कि हमें प्रशासन को सही तरीके से संचालित करने के लिए, कुप्रशासन से यहाँ पर नागरिकों को बचाने के लिए हमें एक ऐसी संस्था की आवश्यकता है। और इस बात को सर्वप्रथम एल.एम. सिंधवी साहब, लक्ष्मीमल सिंधवी जी द्वारा संसद में इसकी क्या उठा दी गई? मांग उठा दी गई। तो सर्वप्रथम लोकपाल की जो मांग है एल.एम. सिंधवी के द्वारा हरिश्चंद्र माथुर समिति की सिफारिशों पर 1963 में की गई। लेकिन इससे कोई भी यहाँ पर व्यवहारिक यहाँ पे परिवर्तन देखने को नहीं मिला। बात करें यहाँ पर दोस्तों 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग प्रथम, ध्यान दीजिएगा, प्रशासनिक सुधार आयोग प्रथम की बात की जा रही है। भारत में जो प्रशासनिक सुधार आयोग हैं अब तक 2 बार गठित हो चुके हैं दोस्तों। कितनी बार? प्रशासनिक जो सुधार आयोग हैं, प्रशासनिक सुधार आयोग भारत में अब तक 2 बार गठित किए जा चुके हैं। याद रखिएगा, कितनी बार गठित हो चुके हैं? 2 बार गठित हो चुके हैं। तो 2 बार प्रशासनिक सुधार आयोग गठित हो चुके हैं। एक बार 1966 में गठित हुआ है
और एक 2005 में गठित हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो भारत में अगर प्रश्न पूछ ले कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 1966 और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 2005 में हुआ है। ठीक है, तो भारत में अब तक प्रशासनिक सुधार आयोग 2 बार ही गठित किए गए हैं। तो प्रशासनिक सुधार आयोग जो प्रथम है, इस प्रथम ने भी वापस से सिफारिश कर रहा है यहाँ पे, और ऐसे में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग में मोरारजी देसाई की अनुशंसा पर लोकपाल की क्या कर दी जाती है, सिफारिश कर दी जाती है। और ऐसे में मोरारजी देसाई के प्रयासों से सबसे पहले 1968 में लोकपाल बनाने की जो सिफारिश है, एक लोकपाल जो संस्था है वो स्थापित करने की जो बात है वो संसद में रखी गई। तो प्रश्न बने कि भारत में सबसे पहले लोकपाल को रखे जाने की जो सिफारिश है संसद में, सबसे पहले लोकपाल कब लाया गया, तो सर्वप्रथम भारत में लोकपाल जो लाया गया था संसद में, पार्लियामेंट में, वो 1968 में लाया जा रहा है। 1968 में से संसद में रखा जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये पास नहीं हो पा रहा है। ओके ना दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता होगा 1969 वो दौर रहा है जब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी मूल रूप से अलग अलग विचारधाराओं के साथ में जा रही है। कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो रहा है 1969 में। 1970 बांग्लादेशी शरणार्थियों की समस्या क्रिएट हो रही है ना। 71 में पाकिस्तान के साथ में युद्ध हो रहा है। तो देश की जो हालात है वो कुछ अलग दिशा में, अलग विचारधाराओं के साथ में चल रहे हैं, और ऐसे में ये पास नहीं हो रहा है। और समय अंतराल के आधार पर लोकपाल जो है समय के साथ में संसद में कुल 8 बार पेश हुआ है। याद रखिएगा दोस्तों, कितनी बार पेश हो चुका है, 8 बार। समय के साथ में इसे 8 बार इसे पेश किया गया, बैक टू बैक संसद में लाया जा रहा है, लेकिन ये पास नहीं हो रहा है। सबसे पहले 1968 में रखा जा रहा है, उसके बाद में बैक टू बैक ये 8 बार पेश हो रहा है, लेकिन लोकपाल रूपी कोई भी संस्था स्थापित नहीं की जा रही है। क्लियर है। एंड ऑफ बात करें अप्रैल 2011 में, अप्रैल 2011 में समाजसेवी अन्ना हजारे जी, और अन्ना हजारे जी ने देखा कि प्रशासन सही रूप से संचालित नहीं हो रहा है, और ऐसे में आम नागरिकों की रक्षा के लिए कुछ तो ऐसा प्रावधान होना चाहिए, और कुछ प्रावधान के लिए एक अच्छी संस्था यहाँ पे हो सकती है, ओम्बुड्समैन, लोकपाल हो सकती है। बस फिर क्या था, अन्ना हजारे साहब ने लोकपाल की डिमांड की, और लोकपाल की जो डिमांड की जा रही है, अन्ना हजारे साहब यहाँ पर आमरण अनशन पे बैठते हैं, लगातार आंदोलन करते हैं इसको लेकर के, और लगातार इनके द्वारा किए गए प्रयासों के कारण ही 9वीं बार लोकपाल को क्या कर दिया गया, संसद में प्रस्तुत किया गया। ठीक है, तो 9वीं बार यहाँ पर संसद में प्रस्तुत हो रहा है। बैक टू बैक 8 बार यहाँ पर रिजेक्ट हो रहा है, 9वीं बार इसे संसद में प्रस्तुत किया जा रहा है, और फाइनली सरकार ने इन सिफारिशों को माना, और 16 जनवरी 2014 को इस लोकपाल को क्या कर दी जा रही है, स्वीकृति दे दी जाती है कि एक ऐसी संस्था बना दी जाए, एक ऐसी संस्था गठित की जाए, और इस बात को फाइनली गवर्नमेंट मानती है 16 जनवरी 2014 को। क्लियर है। तो ये छोटा सा एक इतिहास है लोकपाल का। विश्व में सबसे पहले आ रहा है स्वीडन में, पद आ रहा है 1809 में, स्वीडन में लाया जा रहा है। ओके, स्वीडिश शब्द है ओम्बुड्समैन, उसी से बना है लोकपाल, जिसका अर्थ होता है जनता का रक्षक, कुप्रशासन से नागरिकों की रक्षा। भारत में सबसे पहले 1968 में संसद में लाया गया मोरारजी देसाई की सिफारिशों पर। बैक टू बैक 8 बार लाया गया, लेकिन पास नहीं हुआ। 9वीं बार इसे रखा जा रहा है अन्ना हजारे साहब के प्रयासों से। बात करूं मैं यहां पर लोकपाल के संदर्भ पे, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो लोकपाल है, लोकपाल एक बहुसदस्यीय, कैसा है, एक बहुसदस्यीय कैसा संस्था है ये, एक सांविधिक निकाय है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ओके, एक बहुसदस्यीय सांविधिक निकाय, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है लोकपाल। ये कोई संवैधानिक यहाँ पर संस्था नहीं है, एक गैर संवैधानिक निकाय है, और गैर संवैधानिक में भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। और लोकपाल का गठन की अगर संदर्भ पे बात करूँ, तो लोकपाल का जो गठन हुआ था ये 19 मार्च 2019 को किया गया था। ठीक है दोस्तों, लोकपाल का गठन पूछिए तो लोकपाल का गठन कब हो रहा है, 19 मार्च 2019 को लोकपाल का गठन किया गया था। और लोकपाल की बात करें, इसकी संरचना के संदर्भ पे चलें, तो लोकपाल की जो संरचना है, इसमें एक अध्यक्ष होता है, साथ में 8 इसमें सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और 8 सदस्यों से मिलकर के लोकपाल गठित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर जो 8 सदस्य होते हैं, इन 8 सदस्यों की कहानी अगर हम देखें, तो जो 8 सदस्य होते हैं, इन 8 सदस्यों को 2 भागों में बांटा गया है। इसमें जो 50% जो सदस्य होते हैं वो तो आते हैं न्यायिक सेवा से,
बाकी के जो 50% सदस्य हैं वो SC ST OBC या फिर महिला कैंडिडेटों से आते हैं। यानी कि 8 में से 4 सदस्य तो कैसे होंगे, न्यायिक सेवा से होते हैं। बाकी के जो 4 सदस्य होते हैं वो कहाँ से आते हैं, 50% न्यायिक सेवा से हो गई, बाकी के 50% ST SC OBC और महिला। अब हमारे सामने आती है बात, 4 जो सदस्य हैं उनमें से एक सदस्य कहाँ से आ जाएगा, एक सदस्य ST का होगा, एक सदस्य SC से होगा, एक सदस्य OBC से होगा और एक इसमें क्या होगी, महिला होगी। एक महिला सदस्य, एक OBC, एक SC, एक ST, ठीक है ना, एक SC से हो गए, एक ST से हो गए, एक OBC से और एक महिला सदस्य। यानी कि लोकपाल में एक महिला सदस्य की अनिवार्यता होगी। तो टोटल इसमें 8 सदस्य होते हैं। एक इसमें क्या होता है, अध्यक्ष होता है। क्लियर है। संरचना आई होप समझ में आ चुकी होगी। स्थापना 19 मार्च 2019 को। संरचना में एक अध्यक्ष और 8 इसमें सदस्य होते हैं। बात करें दोस्तों सदस्य जो होते हैं, इन सदस्यों का जो चयन है, सदस्यों का चयन कौन करेगा, एक चयन समिति करती है। सदस्यों का जो चयन होगा कौन करेगा, एक चयन समिति करेगी। विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, NHRC में मैंने आपको बताया था उच्च स्तरीय समिति को ध्यान में रखना था। उसी तरीके से लोकपाल में भी हमें एक चयन समिति को यहाँ पे ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पर सदस्यों का जो चयन है एक चयन समिति द्वारा किया जाता है। और इस चयन समिति में होता कौन है, एक होता है इसमें प्रधानमंत्री, जो चयन समिति का क्या होगा, अध्यक्ष होगा। तो चयन समिति का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। इसके अलावा इसमें एक लोकसभा अध्यक्ष होता है, विपक्ष का नेता होता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा और एक इसमें होता है प्रतिष्ठित न्यायविद। एक प्रतिष्ठित न्यायविद होता है, कोई भी न्यायाधीश हो सकता है। एक मुख्य न्यायाधीश होगा, भारत का CJI होगा, विपक्ष का नेता, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री। तो टोटल ये 5 सदस्यीय चयन समिति गठित होती है। ये चयन समिति की सिफारिशों पर क्या होता है, सदस्यों का चयन किया जाएगा। ठीक है। इन सदस्यों को जो सेलेक्ट करेगी ये चयन समिति करेगी और इसी आधार पर राष्ट्रपति इनको अपॉइंट करेगा। बात समझ में आई। लोकपाल जो अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष को यहां पर क्या होगा, अपॉइंट हो जाएगा। बाकी जो सदस्य होंगे उनको लोकपाल नियुक्त कर देगा। लोकपाल को नियुक्त करेगा राष्ट्रपति चयन समिति की सिफारिशों पर। बाकी जो सदस्य होंगे उनकी नियुक्ति कर देगा कौन, लोकपाल करेगा। ठीक है दोस्तों। तो प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष का नेता, भारत का मुख्य न्यायाधीश और प्रतिष्ठित न्यायविद, ये इस चयन समिति में होते हैं। होता क्या है कि ये जो चयन समिति है, ये चयन समिति फर्स्ट स्टार्टिंग में क्या करेगी, एक खोजबीन समिति का गठन करती है। क्योंकि चयन समिति खुद यहाँ पर क्या नहीं करेगी, सदस्यों को यहाँ पे फाइंड नहीं करती है। फाइंड करने के लिए वो क्या करती है, खोजबीन कमेटी बनाती है। ठीक है ना। एक सर्च कमेटी यहाँ पर स्थापित होगी। और ये जो सर्च कमेटी है, ये सर्च कमेटी में टोटल सदस्यों की अगर बात की जाए तो इसमें सर्च समिति में जो होंगे, सर्च कमेटी के अंदर टोटल 8 सदस्य होते हैं। और ये जो 8 सदस्य हैं ये अन्य 8 सदस्यों की क्या करेंगे, खोज करते हैं। ठीक है। अब सदस्यों की खोज की जाएगी, अलग अलग जगह से सदस्यों को लाया जाएगा, इन सभी को चयन समिति के सामने रखा जाएगा। और फाइनली जो चयन समिति है, ये चयन समिति उन 8 सदस्यों को यहाँ पे क्या कर लेगी, चयन कर लेती है। और इस तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, लोकपाल के अंदर सदस्यों का चयन किया जाता है। बात करें यहां पर लोकपाल के कार्यकाल के संदर्भ पे। लोकपाल का जो कार्यकाल होता है दोस्तों, लोकपाल का कार्यकाल कितना होगा, लोकपाल के जो सदस्य हैं, अध्यक्ष व सदस्यों का जो कार्यकाल होगा, ये कार्यकाल होता है 5 वर्ष का या फिर 70 वर्ष की आयु। 5 वर्ष हो सकता है या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले होगा। ठीक है ना। तो कार्यकाल में 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले होगा वही क्या होता है इनका, यहां पर क्या होगा, कार्यकाल होगा, पदावधि होगी। बात करें त्यागपत्र किसको देंगे, तो त्यागपत्र किसको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। याद रखिएगा, भारत में जो लोकपाल के दायरे से न्यायपालिका को बिल्कुल अलग रखा गया है। ठीक है। राष्ट्रपति भी यहाँ पर बिल्कुल लोकपाल के दायरे में नहीं आता है। प्रधानमंत्री को कुछ विशेष शक्तियों के साथ में, कुछ विशेष अधिकारों में प्रधानमंत्री इसमें शामिल होता है। बाकी प्रधानमंत्री भी लगभग लोकपाल के दायरे से बाहर होता है। इसके अलावा सिद्ध कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति समय से पूर्व इन्हें पद से हटा भी सकता है।
अध्यक्ष व सदस्यों को यहाँ पर राष्ट्रपति समय से पूर्व हटा भी सकता है। वेतन की बात करें तो वेतन का उल्लेख कहीं भी संवैधानिक रूप से नहीं है या फिर कहीं भी अधिनियम में उल्लेखित नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो भी केंद्र सरकार निर्धारित करती है उसी वेतन को प्राप्त करते हैं। मूल रूप से इनको न्यायाधीशों के समान वेतन दिया जाता है। बात करें भारत की जो प्रथम लोकपाल थे, प्रथम लोकपाल जो कि 19 मार्च 2019 को यहाँ पर बनाए गए थे, उनका नाम था पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, भारत के प्रथम यहाँ पे लोकपाल बने हैं पिनाकी चंद्र घोष साहब। जबकि वर्तमान में बात करूं मैं तो वर्तमान में भारत के जो लोकपाल हैं उनका नाम है प्रदीप कुमार मोहंती जी, यानी कि पीसी घोष साहब पहले थे, पीके मोहंती वर्तमान में है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अभी तक 2 लोकपाल यहाँ पर गठित हो चुके हैं। प्रथम लोकपाल जो अध्यक्ष बने हैं पिनाकी चंद्र घोष, दूसरे लोकपाल अध्यक्ष बने हैं पीके मोहंती जी। अब बात करते हैं हम लोकपाल व लोकायुक्त जो अधिनियम है जो कि 2013 में लाया गया था। अब यहाँ पर लोकपाल के साथ में एक नया वर्ड आ चुका है हमारे लिए, लोकायुक्त। देखिए लोकायुक्त के बारे में भी हल्का सा हम यहाँ पे जान लेते हैं। वैसे आपसे स्टेट लेवल की कोई बातें नहीं की जाएंगी, लेकिन यहाँ पर लोकपाल में हम स्टेट लेवल में इतनी सी जान लेते हैं कि जिस तरीके से केंद्र में लोकपाल होता है उसी भांति राज्य में कुप्रशासन से नागरिकों की रक्षा करने के लिए, भ्रष्टाचार की यहाँ पर जांच करने के लिए क्या होता है, एक लोकायुक्त पद होता है। राज्य में जनता का जो रक्षक होता है वो कौन होता है, लोकायुक्त होता है। और लोकायुक्त जो पद लाया गया था भारत में, सबसे पहले ये पद 1970 में ये पद आता है उड़ीसा में। लोकायुक्त पद सबसे पहले भारत में कहाँ पे लाया गया था, उड़ीसा में लाया गया था। लेकिन पहली बार जो लोकायुक्त का जो गठन हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों, गठन के बारे में बात करें, पद सृजन की बात की जा रही है, तो पद जो लाया गया था सबसे पहले लोकायुक्त पद का जो सृजन हुआ है 1970 में उड़ीसा में हो रहा है। लेकिन पहली बार लोकायुक्त जो गठित हुआ था भारत में वो 1971 में महाराष्ट्र में किया गया था। ठीक है, तो महाराष्ट्र में सबसे पहले यहाँ पर गठन किया जा रहा है। लोकायुक्त पद का गठन 1971 महाराष्ट्र में हुआ, जबकि पद का जो सृजन है 1970 में उड़ीसा में किया गया था। क्लियर है दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा। तो लोकपाल व लोकायुक्त यानी कि केंद्र में लोकपाल और राज्य के लोकायुक्त, इन दोनों के लिए एक अधिनियम लाया गया केंद्र सरकार के द्वारा 2013 में, और इसी अधिनियम के तहत फाइनली ये घोषणा की गई कि इसका गठन किया जाए। तो बात करते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में कि इस बिल की जो विशेषताएं हैं वो क्या रही है। बिल में बोला जा रहा है कि अधिनियम के तहत स्पष्ट किया गया कि प्रधानमंत्री को निश्चित विषयों के साथ, प्रधानमंत्री यहां पर लोकपाल के दायरे में रहेगा, लेकिन कैसे, निश्चित विषयों के साथ, सभी विषयों के साथ में प्रधानमंत्री को इसमें शामिल किया गया। इसके अलावा सभी वर्गों के सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, ये किसके दायरे में रहेंगे, लोकपाल के दायरे में रहेंगे। फिर बोल रहा हूं मैं आपको कि राष्ट्रपति इस सीमा से बाहर होगा। प्रधानमंत्री कुछ निश्चित विषयों के साथ में शामिल किया गया, बाकी प्रधानमंत्री भी लगभग बाहर रहेगा। भारतीय न्यायपालिका लोकपाल के दायरे में नहीं आएगी। नंबर 2, लोकपाल क्या करेगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा सुझाई गई रिपोर्ट के आधार पर क्या करता है, कार्रवाई करेगा। किसके आधार पर करेगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग। अलग से पढ़ेंगे हम यहाँ पर, केंद्रीय सतर्कता जो आयोग है, सेंट्रल जो इंटेलिजेंस जो मतलब की कमीशन है, इसके बारे में बात करेंगे, CIC के बारे में। तो यहां पर इसके द्वारा सुझाई गई जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के आधार पर क्या करेगा, कार्रवाई करेगा। लोकपाल को यह भी अधिकार होगा कि लोकपाल द्वारा प्रेषित मामलों पर किसी भी जांच एजेंसी, लोकपाल क्या कर सकता है, किसी भी जांच एजेंसी पर अधीक्षण कर सकता है तथा दिशा निर्देश करे। यहां तक कि CBI को भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, CBI जो जांच एजेंसी है उसके भी मामलों के ऊपर क्या कर सकता है, दिशा निर्देश भी कर सकता है, उनके द्वारा दिए गए मामलों की जांच भी कर सकेगा। साथ ही लोकपाल में प्रावधान है कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, इन भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा भ्रष्ट तरीकों से, गलत तरीकों से यदि किसी भी प्रकार से क्या की गई है, संपत्ति प्राप्त की गई है, तो लोकपाल इस संपत्ति को क्या करे, जब्त करे। साथ ही लोकपाल में समय सीमा को क्या नहीं किया गया है, समय सीमा को यहां पर स्पष्ट रूप से बताया गया है। समय सीमा जो होगी लोकपाल की कार्रवाई करने की, वो समय सीमा भी यहां पर स्पष्ट है, जहां पे बताया गया कि प्रारंभिक जांच जब वो की जाएगी, किसी भी मामले के ऊपर जब प्रारंभिक जांच होगी, है ना, कोई भी, जैसे कि मान लीजिए किसी ने लोगों के भ्रष्टाचार किया है, सही तरीके से लोगों की कार्य संचालन नहीं किया है,
ऐसे में फर्स्ट स्टेज में जो प्राइमरी रिपोर्ट्स होती है उसके आधार पर जो प्राथमिकी दर्ज होती है, उस प्राथमिकी के आधार पर जो प्रारंभिक जांच होगी, इस प्रारंभिक जांच के लिए बात करें तो प्रारंभिक जांच के लिए कितने माह होंगे? 3 माह। 3 माह दिए जाएंगे, लेकिन जांच हेतु इस सीमा को और आगे भी बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट अगले 3 माह के लिए इसे बढ़ाया जा सकता है। 3 माह के लिए यहां पर होगी, 3 माह इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। जबकि विधिवत जो जांच है, प्रारंभिक जांच के लिए 3 महीने का समय होगा दोस्तों, जबकि विधिवत जांच अगर यहां पर की जाएगी और विधिवत जांच करने के लिए जो अवधि होती है वो अवधि कितनी होगी? 6 माह। प्रारंभिक जांच के लिए 3 माह, जबकि विधिवत जांच के लिए 6 माह की अवधि होगी, और इस अवधि को नेक्स्ट प्रोसेस के साथ में 6 माह बढ़ाया भी जा सकेगा। जबकि कोई मुकदमा है, उस मुकदमे की जांच के लिए, किसी प्रकार का अगर मुकदमा दर्ज हो रहा है तो उसकी जांच के लिए कितनी होगी अवधि? 1 साल होगी, और इस अवधि को नेक्स्ट 1 साल तक बढ़ाया भी जा सकेगा। इतना समय दिया जाएगा लोकपाल अच्छे से उन चीज़ों की क्या कर सके? जांच कर सके। उसके लिए इस अवधि को प्रारंभ में 3 माह बढ़ा सकते हैं। 6 माह होगा विधिवत जांच के लिए, 6 माह बढ़ाया जा सकता है। मुकदमे की जांच के लिए 1 साल होगा, 1 साल इसे बढ़ाया जा सकता है। यह जो होगा भ्रष्टाचार जो निरोधक अधिनियम है, इस भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत इस ऐसे दायरे में अगर मान लीजिए किसी प्रकार का कोई यहाँ पे जांच में पाया गया कि संबंधित व्यक्ति ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं का दुरुपयोग किया है, तो ऐसे में मैक्सिमैक्स इस अधिनियम के तहत 7 साल से लेकर के 10 साल तक, ओके, 7 साल से 10 साल तक का यहाँ पर क्या कर सकता है? दंड भी कर सकता है। जबकि न्यूनतम किसी भी कार्रवाई में, यानी कि किसी ने अगर ऐसा प्रयास किया है, भ्रष्टाचार करने का प्रयास किया है, रिश्वत लेने का प्रयास किया है, सिस्टम के साथ में छेड़खानी करने का प्रयास किया है, केवल प्रयास किया है, उसने ऐसा कोई भी, है ना, कोई भी प्रलोभन राशि प्राप्त नहीं की है, फिर भी अगर ऐसा प्रयास भी किया जा रहा है तो भी उसे 2 साल तक का क्या दिया जा सकता है? दंड दिया जा सकता है लोकपाल के द्वारा ना। अधिकतम दंड जो होगा 7 से 10 साल के बीच में होगा। न्यूनतम जो दंड होता है वो 3 वर्ष का रहेगा। प्रयास अगर कोई कर रहा है तो प्रयास किए जाने पर कितना? कम से कम यहाँ पर 2 साल का दंड दिया जा सकता है। बात करें दोस्तों लोकपाल जो होगा, लोकपाल क्या होगा? एक ईमानदार और निडर जो सरकारी कर्मचारी होंगे, इन ईमानदार और निडर सरकारी कर्मचारियों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है, उनको प्रोटेक्ट करने का भी काम करेगा। क्योंकि कई बार लोग फियर में होते हैं कि अगर हम सही तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, कोई भी गलत तरीके से चलाई गई सिस्टम के अगेंस्ट अगर हम कार्रवाई करेंगे तो हो सकता है कि हमें किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाया जाए, तो लोकपाल उनको क्या करेगा? प्रोटेक्ट करने का भी कार्य करेगा। साथ ही सभी इकाइयां जिन्हें विदेशों से क्या हो रहा है? दान से पैसा मिलता है, वे विदेशी अनुदान नियमन एक्ट, याद रखिएगा, विदेशी अनुदान नियमन जो एक्ट है, इस नियमन एक्ट के तहत 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष से ज़्यादा यदि अनुदान पाते हैं तो वो सभी किसके दायरे में आएंगे? लोकपाल के क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे। यानी कि लोकपाल उन सभी की भी जांच कर सकता है। अगर कोई ऐसा है जो लोकपाल के क्षेत्राधिकार के अंदर 10 लाख से ज़्यादा राशि प्राप्त कर रहा है, तो ऐसे में भी उसको यहाँ पर जांच दायरे में लिया गया है। बात करूं दोस्तों लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम 2000 जो 13 है, इसकी क्या कमियां हैं? तो मूल रूप से इसकी 2 ऐसी कमियां भी हैं, जिसमें पहली आती है किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ लोकपाल क्या कर सकता है? संज्ञान लेते हुए कोई कार्रवाई शुरू नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति सरकारी है तो ऐसे में वो कार्रवाई शुरू नहीं कर सकता, केवल यहाँ पर किसी घोटाले की, किसी भ्रष्टाचार की सिर्फ रिपोर्ट तैयार कर सकता है। साथ ही लोकपाल का जोर सिर्फ और सिर्फ किस पे है? शिकायत के रूप पर है, उसकी विषय वस्तु पर नहीं है। और विषय वस्तु पर नहीं होने के कारण लोकपाल मूल रूप से फाइनली एक्शन नहीं ले सकता, वो सरकार की बंदिशों में बंधा होता है। और यही कारण है कि लोकपाल स्थापित होने के बाद भी कहीं ना कहीं एक प्रभावी छाप नहीं छोड़ पा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये लोकपाल की कुछ कमियां भी यहाँ पे स्पष्ट होती हैं। तो आज की क्लास में हमने बात की है लोकपाल के बारे में, जाना है कि लोकपाल क्या है, इसकी स्थापना कब की जा रही है, इसके सदस्य कौन होता है, इनकी नियुक्ति कैसे होती है, चयन समिति में कौन कौन होता है। साथ ही वर्तमान और प्रथम जो लोकपाल है उनके बारे में हमने चर्चा की। लोकपाल जो अधिनियम है 2013 उसकी विशेषताएं जानी, साथ ही इसकी कमियों के ऊपर बात की है। फिर मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।